दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉ की यूनिट 4 की। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया है। अभी हम यूनिट 4 के ऊपर आ चुके हैं। ये काफ़ी छोटा सा यूनिट है और बहुत ही सिंपल सी सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं यूनिट 4 के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्या बोलता है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताई जाती है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताया गया है कि जो भी वर्कर्स हैं जो आपकी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट उतना अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट उतना देना चाहिए जिससे कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रख सकें और यानी अपनी बेसिक नीड्स हैं उसको एटलीस्ट दे कैन फुलफिल दोज नीड्स। सो दिस इज़ अ एक्ट इन इंडिया टू इंश्योर द वर्कर्स आर पेड मिनिमम वेजेस। उतना उनको कम से कम मतलब उतना मिनिमम उनको सैलरी वगैरह मिलनी चाहिए दैट इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर देयर बेसिक नीड्स, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। जैसे कि जहाँ पर भी वो रहते हैं अगर उसका रेंट वगैरह देना है उसको रेंट वगैरह दे सकें, खाने पीने का अपना अच्छे से ध्यान रख सकें एंड मेंटेन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये नहीं कि आप उनसे 10-10, 12-12 घंटे काम करा दो और उनको एक छोटा सा सैलरी का पार्ट, एक मतलब कि कुछ भी उनको पे कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम वेजेस मतलब मिनिमम वेजेस उनको मिलना ही चाहिए। इससे कम में कोई भी, आप कभी सुनते हो कि कोई काम कर रहा है 8-10 घंटे और उसको 6,000 5,000 रुपये मिल रहा है? नहीं, उसको कम से कम एटलीस्ट 8-10 हज़ार रुपये, मतलब मैं इंडिया में नॉर्मल प्लेसेस की बात कर रहा हूँ, उतना मतलब मिलता ही, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटे लेवल का एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। तो ये एक तरीके का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक फिक्स किया गया कि इतना मिनिमम वेजेस का स्टैंडर्ड है और इसके अकॉर्डिंग आपको इतना पे करना ही होगा जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर। सो जो एक पेरोल सिस्टम, जो एक पेरोल वाला जो एचआर होता है, एचआर डिपार्टमेंट, वो जो पेरोल होता है वो सैलरी स्लिप जो भी बनाता है उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एच आर ए मतलब क्या होगा कि जो आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है ना, उसको वो चीज़ कवर करता है कि वो 40% होता है शायद, आई थिंक बेसिक सैलरी का 40% होता है कुछ, मुझे मतलब मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ कितना होता है। तो वो एच आर ए होता है, एच आर ए आपको मिलता है, ठीक है। देन इसके अलावा आपको TADA है ना, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जो आपको ये ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि आपका जो बस वगैरह या फिर कैब्स वगैरह का जो भी आप खर्च करके आते हो वो मिलता है। देन इसके बाद में DA मतलब कि डियरनेस अलाउंस, ये सभी चीज़ें जो भी होती हैं वो आपकी सैलरी का ही पार्ट होते हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको पूरा करके आपकी पूरी CTC वो डिसाइड होती है। सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताया जाता है कि द एक्ट एम्स टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्कर्स। ये नहीं कि ये एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि उनका शोषण करने से उनको ये एक्ट जो होता है वर्कर्स का शोषण करने से रोकता है। वर्कर्स का जो एक एम्प्लॉय शोषण करता है उस चीज़ को रोकता है, उस चीज़ को प्रिवेंट करता है ऑफ द वर्कर्स बाय सेटिंग मिनिमम वेजेस। यानी कि ये जो एक्ट है ये एक मिनिमम वेजेस को क्या करता है, डिफाइन करता है और उतना रेट आपको देना ही होगा अपने वर्कर्स को। एंड रेगुलेटिंग देयर पेमेंट्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशंस। सो ये है। अब इसमें कुछ एक की प्रोविजंस बताए गए हैं कि इसमें एक मिनिमम वेजेस को फिक्स किया जाता है। मिनिमम वेजेस का मतलब कि कुछ आप समझ गए ना, कि कुछ एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि इतना आपको पेमेंट करना ही करना है। उससे ज़्यादा करोगे वो आपकी अलग बात है, बट अगर कोई भी आप छोटा से छोटा लेवल का एम्प्लॉय अगर अपनी कंपनी के अंदर हायर कर रहे हो तो आपको मिनिमम वेजेस का जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके कुछ एक रेट्स होते हैं जो कि डिफाइन करे जाते हैं कि स्किल्ड वर्कर को आप कितना दोगे, हाईली स्किल्ड वर्कर को कितना दोगे, कि सेमी स्किल्ड वर्कर को कितना दोगे और अनस्किल्ड वर्कर को कितना दोगे। तो ये अलग अलग तरीके के रेट होते हैं जो कि आपको डिफाइन करके ऑडिट्स वगैरह जब होती हैं तो शो ऑफ करना होता है। देन पेमेंट ऑफ द वेजेस, यानी कि जो employers are required to pay wages to workers at or above the minimum wages rate fixed by the government either in cash or through the electronic transfer। यानी कि पेमेंट किस तरीके से आप करोगे, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक वे में करोगे या फिर उसको कैश दोगे, मंथली, वीकली, डेली बेसिस, जो किस तरीके से आप उनको
पेमेंट कर रहे हो। कोई लोग होते हैं ना कि वो डेली बेसिस के डेली वेजेस वाले लोग होते हैं, तो उनको डेली वेजेस हमको देना पड़ता है कि उनको संडे वगैरह कुछ नहीं मिलता। वो जितने दिन कंपनी आएंगे जिस हिसाब से होगा तो उनको उस तरीके से आप पेमेंट करोगे। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपको मतलब कि वो कंपनी आए या ना आए, और उनका मतलब पूरा वो एक वो होता है कि उनकी पूरी लीव्स वगैरह पॉलिसीज़ वो ऑन रोल होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी डिफ़ाइन करनी होती है। देन इसके अलावा यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ द वर्किंग आवर, आपको वर्किंग आवर्स को फिक्स करके रखना होता है। अगर कोई भी बंदा ओटी पे काम कर रहा है तो ओटी पे उसको कितना चार्ज किस हिसाब से आप दे रहे हो, तो ये सभी चीज़ें आपको बता करके रखना होता है। देन इसके अलावा एक और भी की प्रोविज़न है, दैट इज़ पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ को कोई भी कंप्लायंसेस अगर आपकी कंपनी में जो रूल्स रेगुलेशंस है वो अगर नहीं बने हुए हैं तो उसके ऊपर क्या आपको पेनल्टी पे करनी होगी, ये भी चीज़ बताई जाती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब नाउ एक और आपका एक्ट आता है, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। अब ये क्या एक्ट बोलता है, देखो जब भी कोई कंपनी होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे काम खुद ही कर ले, इन हाउस ही करे, है ना। कई बार क्या होता है कि आप कोई बहुत सारे ऐसे काम भी जो होते हैं उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लेते हो, यानी कि ठेके पर दे देते हो, थर्ड पार्टी को हायर करते हो, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत ये चीज़ बताया गया है कि ये भी एक लॉ है इंडिया के अंदर, दैट ओवरसीज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स हायर्ड सो द कॉन्ट्रैक्टर्स बाय सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि जब भी आप किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हो अपनी कंपनी में काम करने के लिए, जैसे आप देखते हो कि कैंटीन वगैरह जो भी होती है वो हम कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं कि भैया आप ये कैंटीन वगैरह का काम हम खुद से नहीं बना सकते, हम क्या करते हैं कैंटीन को क्या कर लेते हैं कि हायर कर लेते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं। तो वो जब भी हम काम करते हैं तब पर भी हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी इन सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। जो भी वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो काम तो आपकी कंपनी के लिए कर रहे हैं ना, तो उनका भी ध्यान रखना, उनकी भी टेकिंग केयर करना आपकी ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भले ही वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू आ रहे हैं लेकिन फिर भी ये सारे रूल्स रेगुलेशंस उनके लिए भी लागू होते हैं कि उनको भी मिनिमम वेजेस एक्ट और ये सभी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग यही चीज़ बताया गया है कि अगर आप कोई भी अगर ये मान लो आपकी कंपनी है और इस कंपनी के अंदर कोई एक छोटा सा पार्ट है, मान लो कि कैंटीन की फैसिलिटी के लिए आप क्या करते हो, बाहर से कोई एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो, और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, या हाउस कीपिंग की जो सर्विसेज है वो अब आप अपने इन हाउस तो करोगे नहीं, है ना, किसी बाहर से किसी दूसरी कंपनी को हायर करोगे। अब वो कंपनी क्या करेगी कि अपने बंदों को भेज देगी और वो कंपनी आपकी कंपनी की क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहीं कैंटीन के जो भी वर्कर्स होंगे वो आपकी कंपनी के कैंटीन खाना पीना बनाने हॉस्पिटैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये जो बंदे हैं वो काम तो आपकी कंपनी के लिए कर रहे हैं, बट ये सभी किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू आए हैं। तो अब इनकी भी टेकिंग केयर करना है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीज़ इंश्योर करना कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उनको मिनिमम वेजेस दे रहे हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस के साथ में काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि भले ही थर्ड पार्टी के हों लेकिन इनको भी कोई अनसेटिस्फेक्शन हो, इनकी भी तो कुछ ग्रीवियंसेस, इनकी भी तो कुछ कंप्लेंट्स वगैरह होंगी, तो वो कौन फुलफिल करेगा, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताया गया है कि तो इट एम्स टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि फेयर ट्रीटमेंट इन लोगों को भी मिले बाकी लोगों के तरीके, रेगुलेट देयर वर्किंग कंडीशंस, है ना, उनकी भी वर्किंग कंडीशन सही तरीके से हो, एंड प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स फॉर देयर बेनिफिट्स, और उनके लिए भी सही तरीके से काम किया जाना चाहिए। ये नहीं कि उनको वो अगर थर्ड पार्टी के हैं तो आप उनसे कुछ भी किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो इसके यहाँ पर कुछ की प्रोविजंस बताए गए हैं। अब इसमें क्या है कि अप्लीकेबिलिटी, यानी कि दिस एक्ट अप्लाइज टू establishment in which two or more workmen are employed as a contract laborers on any day of preceding 12 months। यानी कि यहाँ पर देखो क्या चीज़ बताया गया है कि अगर आप किसी भी ऐसे थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हो जिसमें से 20 या 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं आपकी कंपनी के लिए,
भले ही वो थर्ड पार्टी के लिए करें लेकिन वो काम कर रहे हैं, तो ये अप्लीकेबिलिटी उन लोगों के ऊपर ही होगी। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट वेलफेयर के प्रोविजंस, उनके लिए भी आपको फर्स्ट एड बॉक्स, रेस्ट रूम, कैंटीन और ये सभी चीज़ें, ड्रिंकिंग वाटर की बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह को प्रोवाइड करना ही होगा। इसके अलावा आपको वर्किंग कंडीशंस, उनके लिए एनुअल लीव्स आप नहीं फिक्स करोगे, बट हाँ ये है कि वीकली रेस्ट, उनका भी संडे का जो भी ऑफ वगैरह होता है, तो वो सभी चीज़ें जो होगा वो आपके कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो देखेगा। इसके अलावा अगर ये सभी रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो होंगे तो उसके लिए पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया है कि उसके लिए आपको फाइन वगैरह भी पे करना होगा, क्योंकि अगर आप उन सभी क्राइटेरियाज को नहीं कंप्लीट करते हो तो यू विल डेफिनेटली हैव टू पे अ फाइन फॉर दैट। नाउ अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के। इससे क्या हो रहा है कि आप सभी जो भी लेबर्स के राइट हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके वेलफेयर की बात करी जा रही, भले ही वो थर्ड पार्टी के थ्रू आए हों, भले ही वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हों, बट अल्टीमेटली वो अगर आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उनके भी कुछ एक राइट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो रहे हैं। देन इसके बाद में उनका शोषण नहीं हो रहा, उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है। देन इसके अलावा वेलफेयर amenities for the labor well-being requires license for the contractors, है ना, उनके लिए आप क्या कर रहे हो कि एक तरीके का लाइसेंस फॉर द कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर। एक मिनट, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसका एक प्रॉपर लाइसेंस लेकर के रखना कि हमने इन कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने हायर किया हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी हैं वो सभी क्राइटेरियाज को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट इज दैट अलाउज अबॉलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लेबर सिस्टम। इसमें एबोलिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर लेबर, यानी कि समाज में एक तरीके का जो लेबर सिस्टम है उसको सुधारने के लिए एक सुधार आंदोलन जिसको बोल सकते हो, वो चीज़ बताया गया यहाँ पर। फिर उसके बाद में पेनल्टीज़ फॉर द वॉयलेशन, अगर कोई भी इन सभी चीज़ों को नहीं उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ को इम्पोज करना। प्रमोट्स फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, ये सभी चीज़ें हैं। अब एक और यहाँ पर ESIC एक्ट 1948, इसमें बताया गया कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, ESI एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI एक्ट 1948। अब सभी लोग ESIC के बारे में जानते होंगे, है ना। ESIC क्या होता है कि जैसे कंपनी जब भी कभी आप ज्वाइन करते हो तो ESIC यानी आपका इंश्योरेंस वगैरह करवा दिया जाता है, जिससे कि अगर आपको कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उस रिगार्डिंग फिर आप क्या करते हो कि कंपनी से आपको लीव्स मिल सकते हैं, है ना, कंपनी से लीव्स मिल सकते हो। और जो डिस्पेंसरीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज होती हैं, वहाँ पर से जाकर के आप अपना मुफ्त में इलाज करा सकते हो। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं जिसको हर कंपनी फॉलो ही करती है। SIC देना, PF वगैरह काटना, ये सभी चीज़ें मतलब हर कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस में ही आते। तो द एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESIC एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग क्या है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी लीगलाइजेशन इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी, इंजरी और डेथ ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू। अगर कोई भी कंपनी में जब कोई काम करने के लिए आ रहा है बंदा, तो अगर उसकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाता है, कोई भी उसको सिकनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है, इंजरी हो जाती है, या फिर कोई भी महिला है जो अगर प्रेग्नेंट हो गई है, या फिर कोई भी डेथ हो गई किसी की, तो उन सभी का जो भी ये ESIC का जो पार्ट है वो कवर किया जाता है सभी के अंदर, है ना। इन सभी की चीज़ों के लिए कवर किया जाता है। यहाँ पर से अगर कोई भी व्यक्ति की कोई इंजरी हो गई है तो उस दौरान जितने भी दिन वो हॉस्पिटल जा कर के अपना मतलब ट्रीटमेंट करवाएगा, और डॉक्टर जब भी जो अपना लिखित में लिख करके इसको दे देगा कि ये पर्चा है, ये पर्चा अगर जो भी होता है वो जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स जो होते हैं वो आप कंपनी में अपने जा कर के सबमिट कर देते हो, तो कंपनी वालों को ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको पेमेंट मतलब आप भले ही कंपनी नहीं गए हो बट कंपनी वालों को उसकी भी पेमेंट करनी होती है ना। अगर ESIC के अंदर ये सारी चीज़ें ही मेंटेन होती हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर कोई भी मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, सपोज दैट कि कोई व्यक्ति है, ये मान लो कि कोई मिस्टर रामलाल हैं, और ये क्या कर रहे हैं,
ये किसी कंपनी में जा कर के काम कर रहे हैं और सपोज इनकी कोई क्या हो जाती है कि इंजरी हो जाती है, कहीं इनके हाथ पैर में कोई दिक्कत हो जाती है, तो ये ईएसआईसी हॉस्पिटल जो भी डिस्पेंसरीज हैं, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पर जा कर के अपना इलाज करवाते हैं। उसके लिए 3-4 दिन कंपनी नहीं जा पाते हैं, तो 4 दिन का जो पैसा होगा, भले ही कंपनी ना गए हों, लेकिन 4 दिन का पैसा इनको कंपनी वाले क्या करेंगे, पे करेंगे। कोई भी लीव्स वगैरह नहीं अप्लाई करेंगे ये, फिर भी इनको 4 दिन का पैसा कंपनी वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर से जो भी डिस्पेंसरी है, जो गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरी है, एसआईसी की जो स्कीम है, उसके तहत ये चीज़ का प्रावधान है कि अगर जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं रामलाल ने अगर अपनी कंपनी के अंदर लगा दी है, तो कंपनी वालों को ये चीज़ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है। तो इसमें ओवरव्यू दिया गया है ईएसआईसी एक्ट का, और इसमें कुछ एक अमेंडमेंट्स भी बताए गए हैं, जैसे कि इसके बेनिफिट्स में अमेंडमेंट्स बताए गए हैं, और इसमें फंडिंग का भी। इसमें देखो 1948 इसमें बताया क्या गया कि द ईएसआईसी एक्ट वाज enacted to provide comprehensive social security coverage to industrial workers and their dependents। जो भी उनके डिपेंडेंट्स हैं, जैसे उनकी फैमिली वगैरह है, उन लोगों को भी ये कवर करता है ईएसआईसी एक्ट, है ना। इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, द एक्ट प्रोवाइड्स वेरियस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मेडिकल बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट, डिपेंडेंट्स बेनिफिट, यानी आपके जो घर परिवार में आपके मदर फादर हैं या फिर आपके जो भी वाइफ या आपके बच्चे हैं, वो सभी लोग कवर होते हैं इसके अंदर। देन फॉर्नल एक्सपेंसेस टू इंश्योर द एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज़, है ना। तो ये सभी बेनिफिट्स इस पूरे एसआईसी एक्ट के अंदर कवर होते हैं। एंड नाउ फंडिंग, सो द स्कीम इज़ फंडेड बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, दोनों लोगों की तरफ से फंडिंग। अब इसका जो होगा ना, फंडिंग कैसे होगी, आप देखते होगे कि एसआईसी में आपका कुछ एक पैसा कटता है, जैसे कि मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये में से कोई भी जितना भी कटना होगा, 1500 रुपये या फिर 1600 रुपये, कुछ इतना आपका मतलब हर मंथ आपका डिडक्ट होगा, और सेम शायद उसका उतना ही एम्प्लॉयर का भी डिडक्ट होता है, तो दोनों लोगों का उतना ही डिडक्ट होगा, और तब जा कर के ईएसआईसी जो होगा वो वहाँ पर से कवर होगा। तो कंपनी का ये सारी पॉलिसीज़ होती हैं। तो एम्प्लॉयर्स का भी कटता है उसमें पैसा, एम्प्लॉयज़ का भी कटता है, विथ कॉन्ट्रीब्यूशन बीइंग अ परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ वेजेस। लेकिन उसका जो फ़ायदा होता है वो किसको मिलता है, कंपनी वालों को भी मिलता है वो, बट वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका डायरेक्ट बेनिफिट होता है वो एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है। वो कैसे मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर मान लो बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो किसी के साथ में, बट हाँ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर वो कवरेज उनको मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो जो चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में बताया गया, चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आपको पता ही है कि क्या होता है। चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर वही चीज़ है कि ये एक इंडिया में लॉ है जो कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि 14 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं वो जॉब्स को नहीं करेंगे, कोई भी तरीके की डेंजरस जॉब्स, और यानी कि किसी भी तरीके को काम को नहीं करेंगे, इंस्टेड कि वो अपना जाएं किसी स्कूल में और वो जा कर के पढ़े जा कर के। तो इसका एम ये होता है टू प्रोटेक्ट चाइल्ड लेबर, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई भी बच्चों का शोषण हो रहा है उनको शोषण से रोकना, एंड इंश्योर देयर वेलबींग्स एंड एजुकेशन, यानी कि उनको पढ़ाने लिखाने की बात करना, उनसे बचपन में काम ना करवाने की जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट की होती है वो होती है। तो इसका ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया कि नो डेंजरस वर्क फॉर द किड्स, जो 14 साल से कम के जो भी बच्चे होते हैं उनको रिस्क वाली जगहों पे हम कोई भी काम करने के लिए उनको नहीं भेजेंगे, मतलब चाहे रिस्क की जगह हो चाहे कोई भी जगह हो उनको हम भेजेंगे ही नहीं। एंड रूल्स फॉर द ओल्डर किड्स, यानी कि फॉर किड्स एज 14 से 14 साल से 18 साल के जो भी बच्चे हैं उनके 14 साल से 18 साल के बच्चों को दे कैन वर्क बट ओनली इन अ सेफ जॉब्स। वो 14 से 18 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं वो जॉब कर सकते हैं, बट वो केवल सेफ जॉब्स ही होनी चाहिए विद ब्रेक्स। देयर वर्क आवर्स एंड सेफ्टी मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ, यानी कि वो ब्रेक उनको दिया भी जाएगा, उनको ब्रेक्स दिया जाएगा कि ऐसा नहीं कि उनसे लगातार काम करवा दो, उनको
मतलब छुट्टियां भी दी जाएंगी और सेफ्टी के साथ में उनसे काम आप करवा सकते हो, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर रूल हो गया कि 18 साल से कम के बच्चों को आपको लेना ही नहीं, पहले ये था, है ना। चाइल्ड लेबर एक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, 1986 की बात कर रहे हैं। बट अभी इसमें जब से अमेंडमेंट आ गया 2017 में, तब से आप इसमें 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चों को किसी भी तरीके की जॉब में नहीं रख सकते हो, ठीक है। सम स्पेशल केसेस, यहाँ पर कुछ एक स्पेशल केसेस बताए गए। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस लाइक किड्स वर्किंग इन मूवीज और इंटरटेनमेंट। जो भी बच्चे हो सकते हैं वो मूवीज़ में काम कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट में काम कर सकते हैं, बट इवन देन द रूल्स टू कीप देम सेफ, यानी कि फिर भी उनके जो रूल्स जो भी हैं वो सेफ तरीके के बनाए गए हैं। और पनिशमेंट फॉर द ब्रेकिंग रूल, अगर कोई भी इन रूल्स को ब्रेक करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का भी वो दिया गया। अब इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए 2016 में। इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया, इसमें अमेंडमेंट ये किया गया कि एक्सपेंडेड द लिस्ट ऑफ हजार्डस ऑक्यूपेशंस। इसमें बहुत सारे ऐसी लिस्ट को शामिल कर दिया गया जिसमें बहुत ज़्यादा कहीं हजार्ड होता है, जैसे आग के पास में बच्चे काम नहीं करेंगे, किसी भी तरीके के केमिकल के पास काम नहीं करेंगे, और ये सभी चीज़ें उनको नहीं करेंगे। इसके अलावा चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2017 के तहत ये चीज़ बताएगी कि पहले बच्चों की 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं काम करते थे, लेकिन अब वो क्या करेंगे, 18 साल से कम उम्र के, यानी कि उनकी जो पढ़ने की एज, एजुकेशन की एज उनकी क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, ठीक है। जिससे कि वो सेफ्टी के साथ में अपने एजुकेशन को पूरा करें, उसके बाद में देन दे कैन गो फॉर द जॉब्स वॉट एवर दे वॉन्ट टू चूज़, है ना। सो इस तरीके से हमारा यूनिट 4 ख़त्म हो चुका। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट था। अब हम यूनिट 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन। और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूनिट 5 की। थैंक यू वंस अगैन।